Hello students, now our next topic is solubility of gases in liquid। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, गैसेस के केस में आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए जब केस सॉलिड का था, मीन्स आपका सॉल्यूट क्या था, सॉलिड था, उस सॉलिड को डिसॉल्व किया था हमने किसके अंदर, आपके लिक्विड के अंदर। तो आपने क्या कहा था कि वहां पर सोल्यूबिलिटी जो है, वो सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि कितना ग्राम सॉलिड, कितना ग्राम सॉलिड, 10 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 20 ग्राम है, कितना ग्राम सॉलिड 100 ग्राम लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और वो क्या बना दे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे। तो उससे हमें क्या आया था, उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हमारे निकल के आई थी। लेकिन गैस के केस में क्या करें, गैस के केस में क्या उसको ग्राम मिले। देखिए गैस के केस में हम मेनली क्या लेते हैं, गैस के केस में हम वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। और वाटर क्या है आपका, लिक्विड, मीन्स लिक्विड के केस में अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड के केस में भी हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम। क्लियर है। तो अगर गैस में सोल्युबिलिटी की बात की जाएगी, मीन्स सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसकी डेफिनेशन की यहाँ पर बात की जाएगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सो हम यहाँ क्या कहेंगे, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिसॉल्व या फिर प्रेजेंट इन ए यूनिट, यूनिट मीन्स 1 यूनिट वॉल्यूम of a liquid to form a saturated solution, means 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 यूनिट वॉल्यूम कितना लेते हैं। क्लियर। वो एक 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके कितने ml वॉल्यूम, मीन्स मैं ये कहूँ कि गैस का कितना वॉल्यूम उसके अंदर मिक्स हो चुका है, ठीक है, या डिजोल्व हो चुका है, वही उसे क्या बना दे, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही क्या होगी उसकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए जैसे मान लीजिए आपने जो 1 यूनिट वॉल्यूम माना है, वो 1 यूनिट वॉल्यूम आपका 100 ml है, सपोज कर लेते हैं, और इस 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपका 20 ml या 30 या 10 या 5 ml गैस जो है वो डिजोल्व हो गई है, और अब उससे ज़्यादा उसमें गैस डिजोल्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो कितनी हो गई आपकी, 20 ml, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लीटर मान लेता हूँ, ठीक है, 100 ml की जगह पर 1 लीटर मान लेता हूँ, तो फिर आपका 20 ml से भी ये क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वॉल्यूम कितना लेते हैं। क्लियर। 1 यूनिट वॉल्यूम कितना मानते हैं, 1 लीटर मानते हैं, 100 ml मानते हैं, 500 ml मानते हैं, कितना है कितना है, ठीक है, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिपेंड। सो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ गैस। देखिए नेचर ऑफ गैस, वहां भी हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सॉलिड मीन सोल्यूट। यहाँ पे देखिए आपकी अलग अलग गैसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सोल्युबिलिटी किस में ज़्यादा है किस में कम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं H2 हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस की बात करूँ, तो देखिए ये वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, किसके कंपैरिजन में, जैसे आपके CO2 है या फिर अमोनिया है या फिर आपका HCl है, वाटर के अंदर ये आपके क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल। अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोलवेंट तो आपका वाटर ही है, सोलवेंट तो दोनों के इसमें वाटर है, लेकिन यहाँ वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस लेस डिजोल्व होती हैं, मीन्स लेस सोल्यूबल है, लेकिन वही CO2 अमोनिया और HCl ये आपकी मोर सोल्यूबल है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं, गैस का नेचर कैसा है, कि वो सोल्यूबल है, ज्यादा है, कम है, कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर टेम्परेचर की, तो देखिए टेम्परेचर के केस में आपका जो डिसोल्यूशन है, मीन्स
डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर गैस का घुलने की जो प्रोसेस है, मीन्स डिजोल्व होने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड के केस में हमने दो पढ़ी थी कि अगर केस एंडोथर्मिक का है तो अलग होगा, एक्सोथर्मिक का है तो अलग होगा, लेकिन गैस के केस में आपका ऑलवेज के प्रोसेस होती है, गैस इन ए लिक्विड इज ऑलवेज ए प्रोसेस विच इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो गैस है, प्लस में आपका सॉल्वेंट होगा, क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा, प्लस में क्या होगी? हीट रिलीज होगी। अब वही ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने कुछ बाहर से चेंज किया सिस्टम में तो उसका सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस उसका अपोज करेगी। आपने टेम्परेचर को बाहर से इंक्रीज किया, अब देखिए इस डायरेक्शन में तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों? हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर हो रही है, तो प्रोसेस में टेम्परेचर और बढ़ेगा, लेकिन हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। इट मीन्स ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका? गैस प्लस में सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट दोनों सेपरेट आउट हो रहे हैं। इट मींस सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। देखिए गैसेस के केस में प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सॉलिड के केस में तो लिक्विड और सॉलिड दोनों इनकम्प्रेसिबल थे, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वन इज प्रेशर। अब प्रेशर के केस में हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ देखिए, मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, यहां पर आपकी गैस प्रेजेंट है, इस गैस को आपको डिसॉल्व करना है इस लिक्विड के अंदर। आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर, मीन्स ये एक तरह से पिस्टन है आपका जो कि मूवेबल है, ऊपर या नीचे जा सकता है। आपने इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया। अब जब आप इसके ऊपर वेट रखोगे तो आपको पता है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करेगा। डाउनवर्ड मूवमेंट को जब ये शो करेगा तो अब हम सपोज करते हैं ये यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए आपने मास कोई m1 या m2 या w1 w2 कुछ भी रखा हो यहाँ पर, ठीक है, कोई मास m रखा है। अब देखिए लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही आप इस मास को यहाँ पर रखोगे तो मास यहाँ पर जब दबाव बनाएगा, ठीक है, तो आपके जो गैस के पार्टिकल हैं यहाँ इस वाटर के सरफेस पे या हम कहें इस लिक्विड के सरफेस पे अपने प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, और उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से ये आपके गैस के मॉलिक्यूल वाटर के अंदर भी क्या करेंगे? आपके एंटर करेंगे। क्लियर? और अगर आपका लिक्विड के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स एंटर कर गए, इसका मतलब है कि आपके गैसियस पार्टिकल अब किस में प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब वहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम किसी मास m को रखते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक गैस, अब देखिए यहाँ पर जब मैंने इसके ऊपर मास रखा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी अगर मैं इस मास को हटा लूँ तो क्या ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा? मीन्स ये पिस्टन दोबारा से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या फिर इस डायरेक्शन में जब मैं इसको हटा रहा हूँ कम हो रही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? ऑन द दिस मास। ठीक है। सो द solubility of gas in a liquid is depends upon solubility of gas in a liquid is depends, या मैं कहूँ
directly proportional to the mass which is applied on the gas। ठीक है, या मैं ये कहूं द mass of gas dissolved in the liquid is directly proportional to the pressure of a gas। गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि m जो है मीन्स मास जो है किसका, आपका गैस का, जो भी किसमें हो रहा है, आपका डिसॉल्व हो रहा है, किसमें, लिक्विड के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या मैं ये कह सकता हूँ m इज इक्वल टू Kp। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ गैस, K क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और P क्या है यहाँ पर आपका प्रेशर है। क्लियर? सो यहाँ से आपके पास एक m इज इक्वल टू Kp की फॉर्म में एक रिलेशन आया। नेक्स्ट जो है आपका रिलेशन, अगर मान लीजिए इस रिलेशन में हम ना लेकर के हम ये कहें कि हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं, तो अगर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लेंगे तो वहां पर हम फिर गैस का पार्शियल प्रेशर को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सो नाउ XA इज इक्वल टू K डैश इनटू PA। XA यहाँ पर क्या है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का मोल फ्रैक्शन है। PA क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। क्लियर? ये मोल फ्रैक्शन, ये पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है आपका, एक कांस्टेंट है। नाउ XA इज इक्वल टू K डैश PA। मैं इस K डैश को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो PA इज इक्वल टू 1 बाई K डैश इनटू XA, और PA इज इक्वल टू KH इनटू XA। अब देखिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि हेनरीज का रिलेशन है। वो रिलेशन भी आपका हेनरीज रिलेशन था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना इंपॉर्टेंस आपका ये रखता है। तो आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं तो इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। यहाँ पर ये जो KH है ये क्या है आपका, ये कहलाता है आपका हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहलाता है आपका, हेनरीज कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर? PA वही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखिए यहाँ से एक डेफिनेशन अराइज जो होती है हेनरीज लॉ की, वो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस भी ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि हम इस फॉर्मूले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इस वजह से ये जो आपकी डेफिनेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए XA, अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाता हूँ तो PA KH कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, XA। मीन्स PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो मैं इन्हीं से एक डेफिनेशन को अराइज करता हूँ। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, किस फेज में होगा ये, वेपर फेज के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो नाउ द डेफिनेशन इज, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, हेनरीज लॉ, द पार्शियल pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution। क्लियर? हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्लियर, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्लियर। अब अगर
मान लीजिए मैं ग्राफ बनाऊं XA और PA मोल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन के बीच में, तो आपको एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें आपको ये स्लोप जो है, ये स्लोप इंडिकेट करेगा किसको, KH को, मीन्स हेनरीज कांस्टेंट को। तो KH क्या है, आपका स्लोप है, जो किसको रिप्रेजेंट, आपका जो स्लोप है वो क्या है, KH है, हेनरीज कांस्टेंट। नाउ now we are discuss about some properties of Henry's constant. हेनरीज कांस्टेंट के बारे में अब कुछ बात देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरीज कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है अलग अलग गैसेस के ऊपर, मींस नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्लियर, हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी गैस के साथ साथ। किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, मींस हेनरीज कांस्टेंट मींस KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस के फंक्शन, गैस के नेचर के ऊपर आपका ये क्या करता है, आपका KH डिपेंड करता है। सेकंड अगर हम बात करें KH की, तो देखिए KH जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो KH की वैल्यू जो है, या मैं कहूँ कि KH की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है। क्लियर, और दूसरा अगर KH की वैल्यू आपकी आपके KH की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, नेक्स्ट इज if the value of KH increases then solubility decreases। अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, if temperature is increasing then value of KH increases। आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो KH की वैल्यू इंक्रीज हुई, और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्ट या हमको कंफर्टेबल महसूस करते हैं गर्मियों में, कब, जब वो थोड़ा डीप में होते हैं। क्लियर, अगर सर्दियों में वो जब थोड़ा ऊपर होते हैं तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों, अगर ये हम वाटर मानते हैं तो सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट, समर सीजन में सनलाइट्स ज़्यादा होंगी आपकी, मीन्स आपका यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ तक टेम्परेचर हम क्या मान रहे हैं, इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा यहाँ, तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू जब बढ़ेगी तो गैसेस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी इस एरिया में डिक्रीज हो रही है, तो क्या एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर, तो ये आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर किससे रिलेटेड, हेनरीज कांस्टेंट से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशंस करेंगे हेनरीज कांस्टेंट की और फर्दर टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।